Hello friends, welcome to this lecture. So this is our AFM unit number 24 which is based on capital structure and cost of capital. So friends, हम लोग अपने AFM के यूनिट 24 को डिस्कस करेंगे, थ्योरी पोर्शन को, जो कि बेस्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज़ एग्जांपल के माध्यम से समझाते चलूँगा और आपको सब कुछ समझ में आते चलेगा। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या कॉस्ट होता है। सो दिस आस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ आवर द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग बिजनेस के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है, बिजनेस फर्म के बारे में बताया जा रहा है। सो लेट्स सी दोस्तों, बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारे बिजनेस फर्म्स हैं उनको फंड चाहिए बहुत सारे पर्पसेस के लिए, राइट। सो दे नीड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर डिस्कशन, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। सो दोस्तों, ये जो फंड है ये अलग अलग सोर्स से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे बैंक से बोरो कर सकते हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो कर सकते हैं, या दोस्तों इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर इशू कर किया जा सकता है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है आपको कि जब भी किसी बिज़नेस को फंड की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स एसेट को क्रिएट करने के लिए, जैसे नया बिल्डिंग खरीदना है, नया मशीनरी खरीदना है, तो इसको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल चाहिए। अब ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर बॉन्ड इशू करना या लॉन्ग टर्म लोन लेना बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये सभी आते हैं। दोस्तों वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो फंड आपको चाहिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी पे करना है या तो दूसरा एक्सपेंस मीट करना है। जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है दोस्तों, वो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है दोस्तों, आपके करंट एसेट का, जैसे कि इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, और करंट लायबिलिटी का, जैसे अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो NWC को पार्टली यूज़ किया जाता है जो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फाइनेंस करने के लिए। कैपिटल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपको लॉन्ग टर्म मनी रिक्वायरमेंट है फर्म के लिए, जो कि दो सोर्स से हो सकता है, इक्विटी से हो सकता है या डेब्ट से हो सकता है। इक्विटी कैपिटल को आप शेयर इशू करके रेज कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर को शेयर इशू करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो आपके बिजनेस के पार्ट ऑनर हो सकते हैं। जो डेब्ट कैपिटल है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया जाता है, जैसे बैंक से, बॉन्ड होल्डर से, इसको टाइम टू टाइम रिपेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट के साथ। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहती है एक नया फैक्ट्री बिल्ड करके, तो उसको पैसा चाहिए जो कि ये बैंक से बोरो कर सकती है, बॉन्ड इशू करवा सकती है। जब फैक्ट्री बिल्डअप हो जाएगा तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, अदर एक्सपेंस के लिए। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकती है पार्टली यूजिंग द नेट वर्किंग कैपिटल, और कंपनी इक्विटी शेयर दे सकती है ज़्यादा पैसा रेज करने के लिए, ताकि अपने फर्दर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या डेब्ट रिपेमेंट के लिए। चलिए ये सब पॉइंट को यहाँ समझाया गया है। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताया जा रहा है दोस्तों कि इक्विटी एक रिस्क कैपिटल होता है जो कि बिजनेस में, जो कि ऑनर बिजनेस में रखते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि इक्विटी वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि ऑनर, किसी बिजनेस के ऑनर जो है अपने कंपनी में पुट करते हैं एज देयर ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप $10,000 जो है अपने मनी का इसमें डाल रहे हैं, तो $10,000 जो डॉलर है वो इक्विटी माना जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि आप अपना शेयर किसी इन्वेस्टर को बेच रहे हैं, तो जो पैसा उस शेयर के लिए पे किया जाएगा वो इक्विटी हो जाएगा। और डेब्ट क्या होता है दोस्तों, डेब्ट वो पैसा होता है जो कि बोरो किया जाता है कंपनी के द्वारा लेंडर से, मतलब जिस मनी को वापस देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो मिक्स है, इक्विटी का भी और डेब्ट का भी, जो कि कंपनी यूज़ करती है लॉन्ग टर्म फंड को रेज करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का टोटल 1 लाख का लॉन्ग टर्म फंड है, जिसमें से 60 लाख जो है वो इक्विटी से रेज किया और 40 लाख जो है 1 करोड़ का मान लीजिए लॉन्ग टर्म फंड है, तो 60 लाख वो इक्विटी से रेज किए और 40 लाख वो डेब्ट से रेज किए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी का जो होगा वो 60% इक्विटी होगा और 40% डेट होगा। यही चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट से। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि एक फर्म ने रेज किया टोटल 500 लाख लॉन्ग टर्म फंड में, ठीक है। हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि कोई फर्म है दोस्तों, उसने कितना रेज किया है, 500 लाख रेज किया है, ठीक है। जिसमें से दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि 500 लाख में से 60% यानी कि 300 लाख जो है वो डेब्ट कैपिटल के फॉर्म में है। सो 300 लाख इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट कैपिटल, एंड द रिमेनिंग जो आपका रिमेनिंग पैसा है वो किसके फॉर्म में दोस्तों, वो है इसके इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में। तो बता सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल में कितना पैसा होगा? कैन यू टेल मी हाउ मच अमाउंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल? प्लीज़ टेल।
सो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दोस्तों वो किसके फॉर्म में होगा, इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में होगा। तो 500 में से यदि आप 300 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 200 लाख बचेगा ना। तो ये 200 लाख जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इक्विटी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देने के लिए, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है जो कि 500 लाख रेज की अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए, तो बिजनेस चूज कर सकती है कि वो सारा फंड या तो इक्विटी से रेज करे शेयर इशू करके, या डेब्ट से रेज करे लोन ले ले बैंक से। तो इन दिस केस में बिजनेस ने डिसाइड किया कि 60% हम इक्विटी से डेब्ट से रेज करेंगे और 40% इक्विटी से रेज करेंगे। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर एक मिक्स होता है डेब्ट और इक्विटी का, जो कि कंपनी यूज़ करती है अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे 70% डेब्ट है, 30% इक्विटी है, इसका मतलब कंपनी ने 70% जो लॉन्ग टर्म फंड है उसको डेब्ट से रेज किया है और बाकी जो इनका 30% है वो इक्विटी से। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि एक हाईली लिवरेज या गियर्ड फर्म के पास हाई रेशियो होता है डेब्ट कैपिटल का, और दोस्तों किसी लो लिवरेज या गियर्ड फर्म के पास लो रेशियो होता है डेब्ट कैपिटल का। जैसे मान लीजिए दो कंपनी है ए और बी, कंपनी ए का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो है 3:1 और कंपनी बी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है 1:3 है। तो कंपनी ए को हाईली लिवरेज माना जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा डेब्ट है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, और कंपनी बी को लो लिवरेज माना जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा इक्विटी एज़ कम्पेयर टू डेब्ट। तो कंपनी ए का 3:1 था डेब्ट इक्विटी रेशियो और कंपनी बी का 1:3 था। तो जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का डेब्ट है 300 लाख का, इक्विटी है 100 लाख का, और कंपनी बी का डेब्ट है 100 लाख का और इक्विटी है 300 लाख का, ठीक है। ये बताया जा रहा है हाईली लिवरेज फर्म क्या होता है, लो लिवरेज फर्म क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि बिजनेस को फंड रेज करना है डेब्ट के माध्यम से, तो वो लोन ले सकती है, टर्म लोन ले सकती है बैंक से, डिवेंचर इशू कर सकती है पब्लिक को, या कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, या फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक को। तो टर्म लोन एक तरह का लोन होता है जिसका फिक्स रिपेमेंट स्केड्यूल होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि कंपनी पब्लिक को इशू करती है और प्रॉमिस करती है कि इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। कॉर्पोरेट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि पब्लिक के द्वारा किया जाता है कंपनी में, जो कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो ये सभी आपके डेब्ट कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट है, टर्म लोन, डिवेंचर, कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और इक्विटी कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है आपके, पार्टनर्स कैपिटल इन फर्म, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये सभी दोस्तों हमारे इक्विटी कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले लेसन को आप यदि इस तरह के वीडियोस, लेक्चर, पीडीएफ और मॉक टेस्ट चाहते हैं हमारे अपकमिंग जेआईबी 2023 एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे पेड प्रोग्राम के हिस्सा बन सकते हैं। सो द डिटेल रिगार्डिंग द पेड प्रोग्राम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ पीडीएफ वीडियोस विच MCQs which covers almost every topic of your JIB examination, then you can be part of our paid program. For more detail you can WhatsApp me on the number shown on the screen. दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो नॉर्म्स फाइनेंशियल सिस्टम में क्या नॉर्म प्रिवेलिंग है, ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज़ होते हैं वो लैंडर एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं और इंडस्ट्रीज़ का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है उस पर बेस्ड होता है पॉलिसीज़। तो वही पॉलिसीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो पॉलिसीज़ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक लैंडर के पास एक पॉलिसी है कि कंपनी जो है 70% डेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं दे सकती, ठीक है, कि कंपनी का जो 70% डेप्ट है मोर देन 70% से ज़्यादा डेप्ट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं दे सकती। इसका मतलब कंपनी यदि पैसा लेना चाहेगी तो वो अपने टोटल फंड का 70% डेप्ट के फॉर्म में नहीं एक्सटेंड कर सकती। उसके अलावा दोस्तों कुछ रेटिंग एजेंसीज होते हैं जैसे मूडीज़ होते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स होते हैं, वो भी ध्यान रखते हैं कि कितना डेप्ट और इक्विटी अपने एनालिसिस में, ठीक है। फिर दोस्तों यदि कोई कंपनी इस नॉर्म्स को वायलेट करेगी तो डिफ़िकल्टीज फेस कर सकती है लोन को सिक्योर करने में और अच्छा क्रेडिट रेटिंग बनाने में। फिर सेकंड पॉइंट है दोस्तों डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो एक तरीका है कंट्रोल मेंटेन करने का कि हम जो है ज़्यादा शेयर इशू ना करें कंपनी के स्टॉक का, और एज डूइंग सो क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वोटिंग राइट डाइल्यूट होगा। मतलब इस केस में क्या होगा कि कंपनी चूज़ कर सकती है कि हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से फंड रेज करेंगे, जैसे कि डिवेंचर से। डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि कंपनी इशू करती है फंड को रेज करने में, और दोस्तों इसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है और स्पेसिफिक रिपेमेंट पीरियड होता है। तो जब भी डिवेंचर इशू किया जाएगा शेयर के जगह पे तो प्रमोटर जो है अवॉइड कर सकते हैं डाइल्यूटिंग देयर कंट्रोल ओवर द कंपनी वाइल स्टिल रेजिंग द नेसेसरी फंड। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों कि मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे इंडस्ट्री का क्या नॉर्म्स है, क्या लैंडर्स ने गाइडलाइन सेट किया है, क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल है जो कि प्रमोटर मेंटेन करना चाहते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर्स है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस योर वी आर डिस्कसिंग फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप समझ गए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। तो एक और फैक्टर है दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया है कि वो है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी,
अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि जब कोई फर्म ज़्यादा डेप्ट लेती है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है प्रत्येक यूनिट ऑफ इक्विटी कैपिटल पे। जैसा इसलिए कि कंपनी क्या करती है, बोरोड मनी को यूज़ करती है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि हायर रिटर्न जनरेट करता है देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जैसे मान लीजिए एक कंपनी जो है 5% इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो की और इन्वेस्ट की एक प्रोजेक्ट में जो कि 10% रिटर्न दे रहा है, तो कितना का प्रॉफिट अर्न की, 5% का, क्योंकि 5% पे ली और 10% पे इन्वेस्ट की तो 5% का प्रॉफिट हुआ ना। इसको इसी कंसेप्ट को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्योंकि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल को यूज कर रही है फंड को बोरो करने में रीजनेबल रेट पे और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है जो कि हायर रिटर्न जनरेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिकॉज कंपनी इज यूजिंग इज इक्विटी कैपिटल। अपने इक्विटी कैपिटल को यूज करके कंपनी फंड को बोरो कर रही है एक रीजनेबल रेट पे जो कि यहाँ पे 5% है, ठीक है, और इन्वेस्ट कर रही है एक प्रोजेक्ट में जो कि हाई रिटर्न जनरेट कर रहा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यानी दोस्तों कॉस्ट ऑफ डेब्ट एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि कंपनी को पे करना पड़ता है अपने बोरोइंग पे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट को नेगलेक्ट करना बहुत डेंजरस होता है कंपनी के लिए, क्योंकि इस कारण से फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी आती है, बैंकरप्सी भी आ सकती है। यदि कंपनी बहुत डेट ले ले तो उसको डिफिकल्टी होगा उसको वापस देना, क्योंकि यदि बिजनेस कंडीशन ख़राब होगा तो। ऐसे मान लीजिए कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा ले ले हाई इंटरेस्ट रेट पे और फिर डाउन टर्न देखिए अपने सेल्स में या प्रॉफिट में, तो फिर अपना लोन पेमेंट भी नहीं कर पाएगी, इससे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा लोन में, जिस कारण से कंपनी का क्रेडिट रेटिंग हार्म करेगा और वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्यूचर लोन को सिक्योर करने में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, इसका मतलब ये हुआ कि कितना डेप्ट रहेगा कितना इक्विटी रहेगा कंपनी यूज़ करेगी अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने में। ये डिसीजन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंपनी का इंडस्ट्री, कंपनी का साइज, ग्रोथ, प्रॉस्पेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ये सभी फैक्टर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्या नॉर्म्स प्रिवेलिंग है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसको देखते हैं। डिग्री, ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों जो नॉर्म्स और जो लैंडिंग पॉलिसी है बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो फर्म के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे बैंक बोलेगी कि नहीं हमको डेप्ट जो है इतना ही डेप्ट होना चाहिए जो कि कंपनी ले सकती है, ठीक है, तो फिर उतना ही ले पाएगी वो कंपनी, राइट। तो ये भी तो अफेक्ट कर रहा है ना उस पार्टिकुलर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, राइट, कि कितना बैंक प्रिस्क्राइब करती है कि इसके ऊपर आपका डेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर कंपनी को उसके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर दोस्तों कुछ है डिग्री ऑफ कंट्रोल। मैंने बताया कि जो प्रमोटर डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल या फाउंडर डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रमोटर बोलेंगे कि हम जो है मेजोरिटी स्टेक चाहते हैं कंपनी में और कंट्रोल चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो वो प्रीफर करेंगे डेब्ट फाइनेंसिंग को रैदर देन इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है, इशूइंग इक्विटी शेयर। क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कुछ पोर्शन जो है उनका शेयर जाएगा दूसरे आदमी को, तो वो चाहते हैं कि मेरा हिस्सादारी ज़्यादा हो, तो वो डेब्ट फाइनेंसिंग करवाएंगे। फिर तीसरा मैंने आपको समझाया ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब कितना इक्विटी कैपिटल को यूज़ करके फंड को बोरो करना रीजनेबल कॉस्ट पे, ताकि प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सके, हाई रिटर्न जनरेट कर सके, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि कंपनी को अपने बोरोइंग पे करना पड़ता है। यदि मान लीजिए हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट जो है वो हर एक यूनिट ऑफ इक्विटी कैपिटल के रिटर्न को बढ़ा सकता है, लेकिन यदि बिजनेस कंडीशन डिटोरेट होगा तो एक्सपोज कर सकता है कंपनी को। यदि कंपनी बहुत ज़्यादा डेब्ट ले ले तो सेल्स में मान लीजिए डिक्लाइन दिखा तो फिर स्ट्रगल कर सकती है। फिर फर्म के साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कंपनी जो कि रैपिडली एक्सपेंड करना चाह रही है वो क्या करेगी, ज़्यादा इक्विटी फाइनेंसिंग करवाएगी ताकि ज़्यादा डेब्ट ना ले, और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई कंपनी जिसका लिटिल इंटेंशन है फ्यूचर एक्सपेंशन का, तो वो डेब्ट ज़्यादा ले सकती है ताकि टैक्स बेनिफिट ले सके और डेब्ट के कॉस्ट को कम कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों थ्योरीज अप्रोच ऑन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, क्या क्या अप्रोचेज है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज, लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू आवर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, हाउ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग इज डन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो देखिए दोस्तों कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग पे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारा नेट इनकम ऑपरेटिव। तो सबसे पहले तीन अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का, एक है नेट इनकम अप्रोच, एक है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और तीसरा है ट्रेडिशनल पोजीशन। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच की, एनओआई को। तो एनओआई क्या होता है दोस्तों कि ये एज्यूम करता है कि जो डेट का कॉस्ट है और इक्विटी का जो कॉस्ट है वो सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज इन द कैपिटल। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म का इक्विटी का कॉस्ट है 10%,